ओके, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है। 15 मिनट में पूरा आईसीएसई का पीरियोडिक टेबल चैप्टर तुम्हारा कवर हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल मैनर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक टेबल को जानो। पीरियोडिक टेबल होता क्या है? सो अभी मोज़ले ने नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, और तुम लोग डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेना, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टेट करने को आ जाता है, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो तुम्हारे केमिस्ट्री के बुक में दिया होगा। सबसे पहले क्या होता है कि एक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। ग्रुप्स मतलब गड्ढा, यानी जो भी ऊपर से नीचे आता है उसको ग्रुप्स कहते हैं। पीरियड्स लेफ़्ट टू राइट। किसी भी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तुम्हारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से। जैसे जैसे मैं न्यूमोनिक्स बता रहा हूँ तुम्हें ठीक उसी प्रकार से इसे याद करना है, और एक दो बार जस्ट बोलोगे तुम्हें याद हो जाएगा। इस वीडियो को दोबारा करके देखना, पीछे ले जाना फिर देखना। ग्रुप 1 में तुम ये न्यूमोनिक बनाओ। ह लीना ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ह लीना ने की रब से फरियाद। ये होते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, जिसको हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इसको हम लोग अल्कली अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कंबाइन को हम लोग एक पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 जो कि अल्कली अर्थ मेटल है, और ग्रुप 2 जो कि ग्रुप 1 जो अल्कली मेटल है और ग्रुप 2 जो अल्कली अर्थ मेटल है, ये दोनों एस ब्लॉक में आते हैं। फिर तुम्हारा ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये डी ब्लॉक्स में आते हैं। और तुम्हें बस ये उसके ऊपर के एलिमेंट्स याद रखने चाहिए, क्योंकि 10th आईसीएसई में उतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे। फिर भी अगर पूछ लेते हैं एमसीक्यूज़ में, तो तुम बस ये याद रखना उनका, बस अटोमिक नंबर अगर तुम्हें पता रहेगा, तुम बस याद रखो पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का लोकेशन, तुम उसकी कोई भी प्रॉपर्टी बता सकते हो। और जैसा मैंने निमोनिक्स बताया है, जो ट्रिक बताया है, उसी ट्रिक को फॉलो करो, ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने के लिए, सरस्वती तेरी वंदना करे मन, फिर क्यों नहीं कुछ जाने। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इतना काफ़ी है। फिर आता है ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। इसे हम लोग पी ब्लॉक में ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप 13 को हम लोग बोरोन फैमिली के नाम से जानते हैं। और इसका निमोनिक याद करने का, कभी भी याद करो तो ग्रुप के हिसाब से याद करो, डाउन द ग्रुप। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। और इसमें हंसने वाली कौन सी बात नहीं है, ये ट्रिक्स है जो कि सभी याद करते हैं। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। उसके बाद ग्रुप 14 जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है, और ये निमोनिक मैंने खुद बनाया है। चूतिया, सिम, जियो, टिन, पे। टिन यानी एस एन, पे पीबी, लेड। ऐसे निमोनिक कुछ भी अपना बना सकते हो, याद करना है तुम्हें भाई। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। इतना याद रखो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ निमोनिक्स को याद करो। ग्रुप 16 जिसको ऑक्सीजन फैमिली या फिर चैल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं। ओ एस से टीपो, ओ एस से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 तुम्हारे हैलोजेंस होते हैं। हैलोजन तुम इसको बस सिंपली याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बस यहाँ तक याद कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जब तक तुम इसे एक दो बार नहीं करोगे तब तक लाइक पीरियोडिक टेबल में अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है तो तुम नहीं कर पाओगे, रट के तो जाना नहीं। आईसीएससी इज़ वेरी ये कंसाइज अबाउट कंसेप्ट्स। ग्रुप 18 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं इसमें, इसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन और इसको ज़ीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। उसका निमोनिक याद रखो, ऐसे होता है। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडन। ये जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और तुम लोग इसका क्या रीज़न दोगे? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो किसी से रिएक्ट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न पीरियोडिसिटी है क्या। मान लो किसी भी ग्रुप में तुम जाओगे, मान लो ये ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। इस ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में क्या होता है कि जो तुम्हारा नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ये सारे एलिमेंट्स में सेम है। तो ग्रुप में वो सेम रहता है, जो रेकरेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, वही कॉज होता है तुम्हारा पीरियोडिसिटी का। तो कोई पूछेगा
कि what is the cause of periodicity. So you have to state recurrence of similar electronic configuration in a particular group in a given modern periodic table. It is the cause of ये periodicity. तो कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अटोमिक साइज, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. मैं इसको बहुत ही ब्रीफ में समझाऊंगा, ठीक है. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एटॉमिक साइज से क्वेश्चन पूछा जाता है. एटॉमिक साइज क्या होता है? जो साइज न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, किसी भी एटम का न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच के डिस्टेंस को एटॉमिक साइज कहते हैं. अब दो फैक्टर याद रखो. एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब तुम लेफ़्ट से राइट जाते हो, तो तुम्हारा एक न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर होता है. न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? एक न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स होंगे, तो न्यूक्लियस की शक्ति कि न्यूक्लियस कितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है. तो तुम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. जब न्यूक्लियस की शक्ति बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और ज़्यादा खींचेगा. यानी जब तुम लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को वो और खींचेगा, तो एटॉमिक साइज़ छोटा होता है. तो याद रखना कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस. अब ग्रुप में क्या होता है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ इंक्रीजेस. जेन्युइन सी बात है, तुम्हारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो तुम्हारे ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं, और ऑर्बिट्स बढ़ता है तो वो डोमिनेट कर जाता है न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर को. तो तुम्हें याद क्या रखना है कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. क्यों? रीज़न देना है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस की शक्ति. उसके बाद ग्रुप में क्या होता है? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. ठीक है, इतना याद हो गया. मेटलिक कैरेक्टर और नॉन मेटलिक कैरेक्टर को मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल से समझाऊंगा. आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? मान लो कोई भी एटम है, उस एटम में से तुमको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है. वो गैशियस एटम है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम. उसमें से तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी को सिंपल भाषा में आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं. अब क्या होता है, कोई भी मेटल्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, वो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन देना, वो हटाना, क्योंकि मेटल्स को यही पसंद है, इलेक्ट्रॉन देना. सोडियम मेटल है, उसको इलेक्ट्रॉन देना पसंद है और वो अपना कैटायन बनाना चाहता है. तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे. अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल के टर्म्स में समझो. आयोनाइजेशन पोटेंशियल में मैंने क्या समझाया? एनर्जी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. अब क्या होता है, तो लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो मैंने तुम्हें न्यूक्लियर चार्ज बताया था, न्यूक्लियस की शक्ति बढ़ती है लेफ़्ट टू राइट जाने पे. तो लेफ़्ट टू राइट जब तुम जा रहे हो तो न्यूक्लियस की शक्ति बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ही मजबूत है. तो तुम उसको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तुम्हें उस इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए. इसीलिए ये बात याद रखो, फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस. ठीक है, लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस. और डाउन द ग्रुप ये तुम लोग खुद बुक में पढ़ोगे, ठीक है, इतना कंसेप्ट ईजी होता है. तो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है? तुम्हारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है. क्यों? न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से. अब मेटलिक कैरेक्टर पे आओ. मेटलिक कैरेक्टर मैंने क्या बताया था? मेटल्स को पसंद होता है इलेक्ट्रॉन दे के कैटायन बनाना. जैसे सोडियम मेटल है, उसका वो होता है, क्या बोलते हैं, उसको पसंद है इलेक्ट्रॉन छोड़ना. अब तुम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, अब न्यूक्लियर चार्ज इतना ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं ना. इसीलिए तुम्हें ये बात याद रखना है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा. फर्स्ट पॉइंट जो कि नोट करोगे तुम लोग कॉपी में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर. जो ट्रेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल में होगा, ठीक उसका उल्टा मेटेलिक कैरेक्टर में होगा. जो ट्रेंड मेटेलिक कैरेक्टर, अब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप है. अब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ हो रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. तो इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन हो गया, है ना. अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? मान लो ये बात याद रखना कि जो कोई किसी भी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन पगलू होता है, उसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पसंद है. सबसे पहले मैं समझा देता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते किसको. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन को लेना. जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं. इसमें बस एक बात याद रखना, ग्रुप
17 में एक एक्सेप्शन है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन से। इसका रीज़न तुम फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे आगे। अभी बस याद रखो कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पगलू है, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा किसका है, क्लोरीन का है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बस डिफाइन कर देना, और जो तुम्हारे बुक में दिया है उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, डोंट वरी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ अ टर्म, कोई भी मतलब जो मान लो एलिमेंट है वो खुद की तरफ अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा ये प्रेडिक्शन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टर्म यहीं से पूछेगा, जो कि हैलोजन फैमिली होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये बात याद रखना कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, और फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो तुम्हें ये पता होगा। और जनरल ट्रेंड्स जो बुक्स में और उसके रीजंस दिए होंगे वो तुम लोग देख लेना। बस एक बात याद रखना कि मैंने इस वीडियो में बस कंसेप्ट बताया है, तुम्हारा काम है तुम कंसेप्ट को समझ के एक बार बुक रीडिंग लगाओगे। नहीं समझ में आया तो तुम इस वीडियो को दोबारा देखोगे। ज़्यादा नहीं, 11 मिनट अभी हुए होंगे, तुम्हारा पूरा पीरियोडिक टेबल रिवाइज हो गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आईसीएससी में। तुम्हें क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले वो बनाने हैं, और फिर वापस अपना सेलिना केमिस्ट्री जो उठाना है, बुक्स पढ़ना है, स्टार्ट करना है, और एक्सरसाइज क्वेश्चन को एक बार 2 बार वापस से जो मैंने ये वीडियो देखो, जितना बार रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी वो क्या बोलते हैं 100 आउट ऑफ 100 तुम लाने की वो कैपेबिलिटी ला पाओगे, मतलब जो भी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू आईसीएससी एग्जामिनेशंस। बाबा, टेक केयर ऑल।